देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने जब देखा था कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मेनली 3 फेजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को। अगर आप देखोगे तो मेन 3 फेजेस होते हैं। एक जुवेनाइल फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, बचपन की अवस्था, दैट इज जुवेनाइल फेज। और दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। एंड द सेकेंड फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज, या आप इसको रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हो। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव फेज में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर रिप्रोडक्टिव एज में है तो वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले फेज में है। क्योंकि जो मेन किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस का जो मेन एम है वो क्या है, अपने समान संतति उत्पन्न करना, मतलब टू फॉर्म offsprings which is similar to the parents, ठीक, and maintaining the continuity of life। जैसे इसीलिए लोग बेटा या बेटी चाहते हैं ताकि उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहे। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेन एम है, पहला कि अपने आप को सरवाइव करना, जिसमें वो अपने आप को अगर सरवाइव करेगा तभी रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेगा। तो उस रिप्रोडक्टिव एज को सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला एज माना जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है सेनेसेंस या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको बुढ़ापा कहते हैं, यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा। प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब यहाँ पर हम प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली प्लांट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगर आप देख रहे हो फाइलोजेनेटिकली, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेलोफाइट्स, एक एल्गी को, जहाँ पर हमने देखा था कि कोई थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है रूट स्टेम लीफ में। फिर हम ब्रायोफाइट्स पे आए जो इनसे एडवांस थे, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंड द मोस्ट एडवांस्ड जो थे वो एंजियोस्पर्म्स हैं, विच आर फ्लावरिंग प्लांट्स। उनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना है जिनको हम फ्लावर कहते हैं। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव एज का पता कैसे लगता है, जब फ्लावर का अपीयरेंस होता है। उससे पहले वो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज में होते हैं। और फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस आपको पता है सदियों से, जो फ्लावर्स हैं उनका क्या रोल है, वो कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे जरूरी क्या है कि यही फ्लावर जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने हैं, उन्हीं का यूज करते हैं, देवताओं को चढ़ाया जाता है। और मेनली सेंट्स, परफ्यूम्स, अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। और इसमें अगर प्लांट्स के रेफरेंस से बात करें तो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग आ रही है वो उनके रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड है। और फ्लावर्स जो हैं इतने ज्यादा अमेजिंग स्ट्रक्चर्स और अमेजिंग फ्रेगनेंस के साथ क्यों होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो ये जो फ्लावर्स हैं इनमें पॉलिनेशन प्रोसेस कराना है फर्दर, जो पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट कराना है। तो इसलिए उनके अट्रैक्टिव नेचर होता है, उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस है, ताकि वो स्पेशलाइज्ड इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म उन तक पहुंचे, उन पर अट्रैक्ट हो, और फिर वहां से पॉलन ग्रेन्स को कैरी करके दूसरी जगह पे ले आए। अगर मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी थी तो वहां पर मैंने फ्लावर को कंप्लीट डिस्कस किया था। क्या फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा था कि देयर आर 4 वर्ल्स इन अ फ्लावर। किसी भी कंप्लीट फ्लावर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 4 वर्ल्स होंगे। कौन कौन से? सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये अगर सपोज करो ये हमारे पास कोई फ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो इसका जो हमने एलएस लिया है, तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, जो सबसे बाहर है ग्रीन कलर का, वो सेपल है, जिसको हम कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक,
जिसको हम मेनली कैलिक्स भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है कैलिक्स को। यहाँ सेपल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ग्रीन कलर के होते हैं, जिनका मेन रोल इनको बाइंड करना, इनको प्रोटेक्ट करना है। अब सेपल्स के बाद जो स्ट्रक्चर है ये पेटल्स हैं, जिनको हम करोला कहते हैं, कैलिक्स करोला। अब क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे जरूर पूछा जाता है, चाहे यहाँ या मॉर्फोलॉजी के अंदर, कि यहाँ पे जो 4 वर्ल्स हैं, 4 वर्ल्स, उस 4 वर्ल्स में 2 वर्ल्स जो हैं इनको नेसेसरी वर्ल्स कहा जाता है, और बाकी जो दूसरे 2 वर्ल्स हैं इनको एसेसरी वर्ल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कैलिक्स और करोला यानी सेपल्स एंड पेटल्स ये क्या हैं, ये हैं एसेसरी वॉल्स। लेकिन लीडिंग रोल में फ्लावर में कौन होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम स्टैंड्स फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये ऐसे भी आपके यहाँ क्वेश्चन आया है, एसेंशियल वॉल्स एंड नॉन एसेंशियल वॉल्स, एसेसरी और नेसेसरी। तो एसेंशियल और नेसेसरी वॉल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एंड्रोशियम विच रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोशियम विच रिप्रेजेंट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, दीज आर द नेसेसरी वॉल्स। किसी भी फ्लावर में ये दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। फिर जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसेसरीज। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, कई चीजें, अब व्हील्स क्या है, नेसेसरी है, जो स्टेयरिंग है वो नेसेसरी है, म्यूजिक सिस्टम हम बाद में इंस्टॉल कराते हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं क्या, कि एसेसरीज लगानी है। मतलब उससे गाड़ी के चलने पे कोई फर्क नहीं है, हाँ हमारा सफर कंफर्ट हो सकता है, उसके लिए एसेसरीज लगाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी शोरूम से जो गाड़ी आओ उसमें नेसेसरी चीजें ही नहीं है, वो नेसेसरी चीजें सारी होंगी, एसेसरीज जो उसको और कंफर्टेबल बनाती हैं और सुविधाजनक बनाती हैं। तो मेनली जो रोल होगा वो तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का ही होगा रिप्रोडक्शन में। सेपल्स और पेटल्स उनको और मतलब उसमें सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, जब इसमें रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे मेनली, तो रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ इवेंट्स की बात करते हैं। जैसे आपने देखा था फेजेस की, कि जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक, बात समझ में आ गई। वैसे ही जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इवेंट्स की बात करते हैं मेनली, कि कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इवेंट्स की जब हम बात करेंगे तो जो मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन इवेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, केवल प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मेन इवेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा फर्टिलाइजेशन। जिसमें आपको मैंने जब डेफिनेशन बताया था तो उस टाइम पे भी बताया था कि आप देखोगे कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फेज है वो फर्टिलाइजेशन का होगा, क्योंकि उसी टाइम पर 2 गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 3 मेन इवेंट होंगे, एक फर्टिलाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले का जो इवेंट होगा दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और देखना ये हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर ये फेजेस, ये इवेंट्स कॉमन होंगे, चाहे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, प्लांट्स की बात करें, या किसी भी दूसरे एनिमल्स की बात करें, हर जगह एक कॉमन फेज होगा जिनको आप देख रहे हो यहाँ पर। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में हमने सबसे पहले देखा क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फिर उसके बाद क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सभी ध्यान से सुन रहे होंगे आई होप। अब यहाँ पर पहले इनको समझ लो कि पूरी कहानी एक्चुअल में है क्या।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है? ये वो फेज है जो प्रिपरेटरी फेज है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले का फेज है, जिस फेज में फर्टिलाइजेशन के लिए सारी प्रिपरेशंस होंगी। तो अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, किसकी आवश्यकता है फर्टिलाइजेशन में? तो फर्टिलाइजेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक, यानी इस फर्टिलाइजेशन से पहले, अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से पहले हमें क्या देखना होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम दो इवेंट्स की बात करते हैं। पहला है गैमीटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसमें दो है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस means formation of male gamete, megasporogenesis that is formation of female gamete। तो फर्स्ट जो मेजर इवेंट है वो क्या हुआ? यहाँ पर जो मेजर इवेंट है वो है गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड मेगास्पोरोजेनेसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। तो अब देखो, यहां से एक इंपॉर्टेंट आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स है, जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज होगा, कैसे ये ट्रांसफर होगा गैमीट्स का? उसके लिए आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर अगर हम जूलॉजी की बात करें तो वहां पर आपने एक टर्म पढ़ा था इसमें इंसेमिनेशन करके। इंसेमिनेशन को अगर आप देखो डेफिनेशन, तो इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक, और ये तो एक क्वेश्चन। दूसरा जो वहां पर इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सभी को आई गेस पता होगा, उसमें पूछते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर आप टिक करते हो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, सभी को याद है ना? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। और इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक, अब यहाँ पर प्लांट के केस में इसी सेम प्रोसेस को हम एक डेफिनेट टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अगर डिफाइन करो तो क्या है? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट टू स्टिग्मा। द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्टिग्मा। तो वहां उस स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर है, इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो हमने फर्स्ट इवेंट जो था वो कंप्लीट किया। फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दोनों बातें जानी, पॉलिनेशन जो गैमीट फॉर्मेशन के बाद का प्रोसेस है, और गैमीटोजेनेसिस जिसमें आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हो। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना होगा स्ट्रक्चर्स कि ये जो गैमीट फॉर्मेशन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो ये क्या है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा? ये होगा कहाँ पर? एंड्रोशियम या स्टेमन का जो पार्ट होगा। अब स्टेमन को अगर आप देखोगे तो इसमें आप स्टेमन की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से आप देख रहे हो। ये अब यहाँ पर क्या क्या है? ये एंथर है। ठीक, ये क्या है? कनेक्टिव, यहाँ पे ये सॉरी ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट। क्लियर है? एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। बात समझ में आ गई? अब देखो, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जब हम इनका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन जब कट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो बाई लोब्ड और डाइथीकस। बाई लोब यानी दो लोब होते हैं, और डाइथीकस का मतलब दो थीका से सेपरेशन है। तो इसीलिए ये
टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाता है। कैसा हो जाता है? टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइलोब्ड है और डाइथिकस है। बात समझ में आ गई? बाइलोब डाइथिकस, ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जब ये बाइलोब डाइथिकस हुआ ऐसे, नोट्स में आपने पढ़ा है, तो ये ऐसे, इसी का मतलब है कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप के हैं। बात समझ में आई? अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर आप देखें बात, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है, ठीक, कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे आप देखोगे तो सबसे बाहर क्या है? इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के बाद इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और यहाँ पर एक न्यूट्रिशस लेयर है, दैट इज टैपिटम, जिससे क्वेश्चन आता है कि इसमें पॉलीप्लॉइडी होगा। और टैपिटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grains. Tapetum provides nourishment to the developing pollen grain. And in microsporangium, microspore mother cells are present, in which through reductional division microspores are formed. And from one microspore mother cell, how many microspores are produced? So from one microspore mother cell, there are production of 4 microspores, 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। यहां तक क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 बने हैं। अब पॉलन ग्रेन को थोड़ा सा आप डिटेल में देखोगे, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट्स, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को बहुत ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशंस बियर करने होते हैं, तो इसलिए उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो सकते हैं। जनरली अगर इनके साइज को देखोगे तो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स डायमीटर के होंगे, एंड दे हैव 2 लेयर्ड वॉल। द आउटर one is known as exine, which is composed of sporopollenin, which is most resistant organic material. इसलिए इनमें रेजिस्टेंस है इतनी, क्योंकि इनको बियर करने पड़ते हैं हाई टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ताकि जैसे क्या होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं सर्दियों में, तो क्या होता है, जैकेट पहनेंगे, मफलर लगाएंगे, सब कुछ अपने आप को प्रॉपर कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्रास्टिक सिचुएशंस से जब हमें जाना है तो उसमें क्या है, हमें ज्यादा रेजिस्टिविटी चाहिए होता है। तो इसीलिए जो एक्साइन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एज इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर है? तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक। एंड the outer wall is exine and the inner wall is intine. inner wall को हम क्या कहते हैं? intine. अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है एक्साइन, जहां पर उनकी थिन लेयरिंग होगी या वो एब्सेंट होंगे स्पोरोपोलेनिन, उस पार्ट को कहा जाता है जर्म पोर। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जर्म पोर वो जगह है, वो पार्ट है जहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है, जहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है। और इंटाइन याद रखना, ये बने हैं सेलुलोज और पेक्टिन के। इंटाइन किससे बने हैं? इस लाइन को याद रखना, ये बने हैं सेलुलोज और पेक्टिन के। बात समझ में आ गई? अब अगर हम पोलन ग्रेन को देखें तो मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल्स। बात समझ में आई? तो वेजिटेटिव सेल्स को नॉर्मली हम देखेंगे कि ये लार्ज होंगे, और जो जनरेटिव सेल्स होंगे वो स्मॉलर होंगे। वेजिटेटिव सेल्स ही मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करेंगे, और जनरेटिव सेल्स में डिवीजन होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये जनरेटिव सेल्स ये स्मॉल हैं, फ्लोट्स
इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये जो सेकंड लाइन लिखी है कि अब कोई पोलन ग्रेन है, इसमें दो सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल्स है। जनरेटिव सेल्स में फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होकर ही दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को देखें तो वहां पर पोलन ग्रेन शेड होते हैं टू सेल्ड स्टेज में, मतलब केवल वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स होंगे। अब थ्री सेल्ड स्टेज जो डिस्पर्सल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जनरेटिव सेल्स पहले ही दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो इसी स्टेज में के डिस्पर्सल को हम क्या कहते हैं, थ्री स्टेज डिस्पर्सल। क्लियर है? इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं कि ये है थ्री सेल्ड स्टेज डिस्पर्सल। बात समझ में आ गई। अब ये है पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, ये इनको जरूर याद रखना। ये है पहले एक सेल, फिर दो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ये हैं। ये देखो, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। क्लियर? देखो, एक पोलन ग्रेन को अगर हम कंप्लीट करें और देखें तो यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रेन कई सारे प्लांट स्पीसीज के एलर्जिक भी होते हैं। वो सेवरल ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करते हैं, या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा भी या ब्रोंकाइटिस भी कॉज करते हैं। मेन जो है वो है कांग्रेस घास, दैट इज पार्थेनियम। जब हमने यूएस से व्हीट इंपोर्ट करने की सोची थी तो वो कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें उन्होंने व्हीट के साथ साथ एक वीड भी हमको दे दिया था, दैट इज पार्थेनियम। ठीक। तो अब देखते हो हर जगह, वहां पर जयपुर में भी, यहाँ भी, हर जगह आप देखते हो कि एक ग्रास लाइक ये निकला होता है, बहुत रजिस्टिव प्लांट होता है, और उनके जो पोलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। अब एलर्जी बहुत सारी चीजों से होती है, किसी को किसी से एलर्जी होती है, किसी को वीट एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है। तो ये पोलन एलर्जी कोई जरूरी नहीं है कि सभी को हो, हाँ कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है वीट, और इससे अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकती है। बात समझ में आ गई। अब देखो, पोलन ग्रेन्स, दूसरा हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन क्या है, ये रिच न्यूट्रिएंट के सोर्स भी है। ठीक, क्योंकि पोलन वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट्स बनाए जाते हैं इनसे, और सिरप्स बनाई जाती हैं जो कंजम्पशन के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इंडिया में अभी इनका थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर और भी चीजें हैं जिससे एनर्जी लोग ले लेते हैं। तो ये जनरली एक सोर्स है, आगे इस पे वर्क किया जा सकता है और इफिशिएंटली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी है। तो वहाँ पर इसमें एथलीट्स को भी देते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है बहुत न्यूट्रिशियस होने की वजह से। तो ये टैबलेट, सिरप्स, ये सारे हैं। एक जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो वैबिलिटी से, और वैबिलिटी का मतलब ये है कि वो कब तक उनके अंदर एबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की। तो अगर हम वैबिलिटी को देखें तो कुछ पोलन ग्रेन्स की वैबिलिटी तो कई महीनों तक होती है, लेकिन कुछ जो सीरियल्स हैं जैसे राइस एंड व्हीट हैं, उनकी जो वैबिलिटी है वो केवल हाफ एन आवर की होती है, उसके बाद वो वायबल नहीं होते हैं। लेकिन SLR याद रखना, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है। SLR का मतलब क्या है? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी वायबिलिटी महीनों तक होती है। मतलब इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वैबल होते हैं कई महीनों तक, लेकिन कुछ जो सीरियल्स प्लांट्स जैसे राइस, व्हीट, इनकी जो वैबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की, वो केवल हाफ एन आवर की होती है। बात क्लियर है? अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, जिसमें आप देखोगे कि पोलन ग्रेन्स को पोलन बैंक्स में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब उनकी जरूरत हुई तो हम उनको वहां से निकाल करके अपनी जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें यूज कर सके। तो इसके लिए वहां पर
क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें -196 डिग्री टेम्परेचर पे -196 डिग्री टेम्परेचर पे उनको स्टोर किया जाता है। बात समझ में आ गई? -196 डिग्री टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है। बात समझ में आ गई सभी को?